नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम केजरीवाल को ईडी का समन। ईडी ने केजरीवाल को 9वां समन भेजा। कल केजरीवाल को ईडी के केस में मिली थी जमानत। ईडी ने 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को समन भेजा गया है। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही। सीएम केजरीवाल को ईडी का समन भेजा गया और ईडी ने 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं ईडी ने केजरीवाल को 9वां समन दिया है और कल केजरीवाल को ईडी के केस में जमानत मिली थी। राउजमेनी कोर्ट से जमानत दी गई थी। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। सीएम केजरीवाल को ईडी की ओर से 9वां समन भेजा गया है। इसके पहले भी केजरीवाल को 8 समन भेजे गए थे और सभी को सीएम केजरीवाल ने गैर कानूनी बताया था और इस बार एक बार फिर से ईडी की ओर से 9वां समन भेजा गया है। बात करें तो कल ही राउजमेनी कोर्ट में सीएम केजरीवाल की पेशी थी और इस दौरान कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से 21 मार्च को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है सीएम केजरीवाल को और ईडी की ओर से 9वां समन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से फोन लाइन पर अजित कुमार बने हुए हैं। अजित, तो एक बार फिर से जो है केजरीवाल को ईडी की ओर से 9वां समन भेजा गया है। जैसा कि हमने देखा कल भी जो है कोर्ट में उनकी पेशी थी और केजरीवाल को राउजमेनी कोर्ट में जमानत मिली थी। देखिए, बिल्कुल जूही, अगर हम बात करें तो जहां राजधानी दिल्ली में कथित तौर पर शराब घोटाले का जो मामला चल रहा है उसमें जहां कोर्ट कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली थी। उन्हें 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी। तो वहीं दूसरी ओर आज एक बार फिर से उनकी जो आफत है वो बढ़ गई है और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अब ईडी ने 9वां समन यानी कि एक और समन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर 21 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया है। हालांकि बताना चाहूंगा यहाँ पर कि इससे पहले अब तक 8 समन जो ईडी है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेज चुकी है और हर बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के इस नोटिस को गैर कानूनी नोटिस करार देते हुए ईडी के समक्ष जो है वो पेश नहीं हुए थे। ऐसे में हम देखना ये होगा कि जो 21 मार्च का जो 9वां समन जो भेजा गया है, क्या अरविंद केजरीवाल उस समन का लेकिन अजित, एक बार और आपको याद दिला दूं कि केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि अब अगर जो है ईडी बुलाती है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं, लेकिन फिजिकली जो है वहाँ ईडी ऑफिस में जाकर जो है समन जारी किया गया उसके लिए जो है फिजिकली वहाँ शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने को तैयार थे। बिल्कुल, देखिए जो जिस तरीके से इससे पहले भी जब समन जारी किया गया था तो उस समय भी विशेष तौर पर इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो पेश नहीं हो पाएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हालांकि इसके बाद जब कोर्ट में याचिका दायर की गई तो उस समय भी विशेष तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अब ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होते हैं या फिर डायरेक्ट सीधे तौर पर वहां पहुंचते हैं। फिलहाल अभी कह पाना जल्दबाजी होगा क्योंकि 21 मार्च का नोटिस है। देखना ये होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या हर बार की तरह इस बार भी वो कुछ ना कुछ हवाला देते हुए इस बार भी पेश नहीं होते। खैर, ये तो अब 21 मार्च को ही पता चलता है। जी अजित, चुनावी दौर है और ऐसे में जहां एक तरफ कोर्ट से जमानत मिली है, राहत मिली आम आदमी पार्टी के संयोजकों, तो वहीं अब एक बार से फिर से इधर ईडी की तरफ से जो शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल चुनावी माहौल पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच गया है। चुनावी माहौल है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस तरह के जो नोटिस है उसको लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जरा सा भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। उनका जो अटैकिंग पावर है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर देखना होगा कि अब 21 तारीख को क्या होता है। क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस का पालन करते हैं, क्या वहां पर पहुंचते हैं या फिर क्या होगा, ये खैर देखने वाली बात है। लेकिन अजित, अगर बात करें तो इस बार भी अगर सीएम केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो आगे ईडी के पास जो है अगला रास्ता क्या होगा? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जब इस मामले में हमने जब कानून के जानकारों से जब बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से इनको एक संवैधानिक पद पर होते हुए एक से एक नोटिस जो भेजे जा रहे हैं, 8 नोटिस भेजना, नोटिस भेजना, ये किसी भी कानून के दायरे में वैसे भी आता ही नहीं है। अगर कोई भी एक आम नागरिक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर और कोई हो, एक आम नागरिक होने के नाते अधिकतर जो नोटिस होता है वो 3 नोटिस के बाद कोई भी जो एजेंसी है, जांच एजेंसी,
वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है, इसलिए ईडी हो या फिर कोई भी जांच एजेंसी हो, वो ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहते हैं ताकि कल को उनके लिए कोई ऐसी दिक्कत ना आए, ताकि उनको जवाब देना भारी पड़ जाए। और यही परिणाम है कि एक बार फिर से नोवा नोटिस भेजा गया। हालांकि नोवा नोटिस भी अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पेश नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी जांच एजेंसी हो वो आगे कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकती है, वो कानूनी कार्रवाई में जा सकती है। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, गाजियाबाद के एक से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बाइक सवार 2 हमलावरों ने महिला पर तेजाब फेंक दिया, जिससे महिला बुरी तरह से झुलस गई। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला का कहना है कि उसके पति की कुछ समय पहले हत्या कर दी गई थी, जिसका केस चल रहा है। और साथ ही महिला का आरोप है कि इस केस से जुड़े आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि महिला को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उसे प्राथमिक इलाज दिया जा रहा है। थाना सिहानी गेट अंतर्गत एक महिला पे ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाने की सूचना प्राप्त हुई। तत्कालीन घटना को थाना स्थानीय व पीआरबी ने अटेंड किया। पीड़ित महिला को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पीड़ित महिला के बेटे ने लिखित एप्लीकेशन दिया है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वह सर्वाधिक संदिग्ध नामजद व्यक्ति विजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या अपडेट है? क्या पूछताछ में किसी तरह की कोई जानकारी निकल के सामने आई है? जी बता दें, जब महिला के ऊपर जो एसिड अटैक किया गया था, उसके बाद जो उसके लड़के के शिवम के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, तहरीर के आधार पर उसमें ये बताया गया था कि जो आरोपी है, जो उसके पिता की आज से 2 साल पहले हत्या कर दी गई थी, उसमें जो आरोपी है विजय, उसने ही मेरी माता के ऊपर ये एसिड अटैक करा है। फिलहाल पुलिस ने उस आरोप और शिवम के जो उसके बेटे की तहरीर के आधार पर वो हिरासत में लिया है। विजय को उससे लगातार पूछताछ जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो एसिड अटैक की जो घटना सामने आई है, इसमें पुलिस ने टीमें लगा दी और हमलावरों की तलाश तेजी कर दी है। लेकिन पुलिस के सामने अभी कोई जो हमलावर है वो सामने निकल कर नहीं आए, और जो विजय है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसका कोई अभी सामने निकल कर नहीं आया कि वही आरोपी था जिसने उस महिला पर एसिड अटैक किया है। जी। लेकिन ये प्रवीण बड़े हैरत की बात है, एक तरफ पति की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद फिर पत्नी पर एसिड अटैक किया जा सकता है। यहाँ साफ जो है महिलाओं की सेफ्टी किस तरह से जो है कहीं ना कहीं टूटती बिखरती हुई दिखाई दे रही है। लाख कोशिशों के बावजूद ये साफ तौर पर पता चल रहा है। जी दरअसल क्या है, ये जो एसिड अटैक जो किया जाता है, ये पीड़िता को जो मामले के कोर्ट में जो विचाराधीन रहते हैं उसको डराने धमकाने के लिए, ताकि पीड़िता जो अपने जो केस है उसको वापस ले ले। इसलिए इन मामलों में जो एसिड अटैक या दुर्घटना जैसी मामले सामने आते हैं, जो एसिड अटैक किया है उसमें पीड़िता ने बताया है कि लगातार उसको धमकी दी जा रही थी कि केस को वापस ले लिया जाए। और बात करें महिला की सुरक्षा को लेकर, देश के कई राज्यों में ऐसी घटना पहले भी हुई है कि पीड़िता को, जो महिला की सुरक्षा को लेकर सवाल लगातार सरकार से उठाए जाते हैं कि महिला की सुरक्षा को लेकर सरकार क्या काम कर रही है। लेकिन कल दिन दहाड़े इस घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया, वो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एक सवाल निशान खड़ा करता है कि इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद और पुलिस इससे थोड़ी दूर होने के बावजूद इस पूरे घटनाक्रम को हमलावर तेजाब डालकर ऐसी घटना को आसानी से वहां से चले जाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भी चूक है, जो इस पीड़ित जो महिला है और इस पूरे मामले में वादी भी है। तो और इस वादी होने के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं किया? लगातार सुरक्षा की बात करती है पुलिस, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा जनता को मुहैया नहीं करा पा रही है। जी, और बात करें तो बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जिनमें से एक को हिरासत में लिया गया, लेकिन जो दूसरा फरार हुआ है उसको कब तक जो है पुलिस अपने गिरफ्त में ले सकती है? एसीपी नंदग्राम रवि प्रकाश से जब हमने जानकारी ली इस पूरे मामले में, उन्होंने बताया कि जो इस पूरे घटनाक्रम में जो बाइक पे जो 2 सवार है, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को पुलिस खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है कि बाइक कौन सी थी और उस समय
कितने बाइक पर 2 व्यक्ति थे, क्या उससे अलग भी उनके साथ कोई और भी था जिस इस समय इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने इसमें लगातार जो है कई टीमों का गठन कर दिया है और पूरे गाजियाबाद के पुलिस को उन बाइक सवारों के पकड़वाने के लिए सर्कुलेट कर दिया है। लगातार पुलिस चेकिंग भी कर रही है कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाए। पुलिस जो है लगातार उनकी कॉल डिटेल्स भी, महिला कॉल डिटेल्स भी जांच कर रही है कि ये जो पूरा मामला है एसिड अटैक का, वो जो आपसी जो बताया जा रहा है कि आज से 2 साल पहले उस महिला के पति की घटना की गई थी, उससे संबंधित है या कोई और मामला इसमें निकल कर आ रहा है। इस सारे तरीकों से पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि जो महिला के ऊपर जो ज्वलनशील पदार्थ जो एसिड डाला गया वो उसका कारण क्या है और कौन कौन हमलावर इस पूरी घटना में शामिल है। जी, और बात करें महिला के क्या परिजन हैं और अगर है तो उन लोगों की ओर से क्या कहा गया है इसको लेकर? महिला के परिजनों का लगातार पुलिस के जब वहां पहुंचे तो पुलिस से कहना यह है कि उनके द्वारा लगातार जो वादी है, जो पूरे मामले की जो आरोपी है विजय, उनके खिलाफ हमने पुलिस से कहा था लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी है। और उनका आरोप यह है कि लगातार अगर पुलिस समय रहते हैं उनको सही से हमें न्याय मिल जाता तो आज इस घटना को अंजाम बदमाशों द्वारा नहीं दिया जाता। वहीं पीड़ित परिजनों का कहना यह है कि हमारी जो महिला है उसके बेटे का कहना यह है कि उनकी माता के ऊपर जो एसिड अटैक किया गया है वो गर्दन के ऊपर और पैरों के ऊपर डाला गया है, जिस वजह से वो पूरी तरह झुलस गई है और उनका उपचार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वारदात सियानी गेट का है जहां महिला पर एसिड अटैक किया गया और फिलहाल जो है महिला गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। बदायूं में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या, मामूली कहासुनी में व्यक्ति की हत्या की गई। मृतक के साथियों पर हत्या करने का आरोप। व्यक्ति के शरीर पर डंडों से पिटाई के भी निशान। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अधेती थाना क्षेत्र के एपुरा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बदायूं का ये जो है मामला है जहां उदेती थाना क्षेत्र के एपुरा गांव में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या करने का आरोप जो है शख्स के साथियों पर लगाया गया है और डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं मृतक के शरीर पर निशान भी मिले हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बदायूं से मृतक के साथियों पर हत्या करने का आरोप लगा है और एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है। मामूली कहासुनी में एक शख्स की हत्या कर दी गई और सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी बदायूं से सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उदेती थाना क्षेत्र के एपुरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है जहां शख्स की उसी के साथियों ने पीट कर हत्या कर दी। डंडे से पिटाई करके शख्स की हत्या की गई है और मृतक के शरीर पर निशान भी मिले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बदायूं से विजय कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। विजय, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विवाद? बता दें कि बदायूं जनपद के उदेती थाना क्षेत्र के एपुरा गांव के खेतिहर का मामला है जहां एक व्यक्ति को उसके साथी ने ही पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी विजय, लेकिन उसके साथियों पर जो हत्या का आरोप लगाया है, क्या इसके पीछे की वजह निकल के सामने आई है? क्यों जो है साथियों ने व्यक्ति की जान ले ली? देखिए, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जो परिजन उनके जो साथी थे, जिसकी हत्या हुई है उसके जो साथी थे, उसपे मामूली कहासुनी को लेकर के कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। हालांकि खेतिहार इलाके में इनका शव मिला है और परिजनों ने पुलिस को जो है पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। जी, इस वारदात में कितने लोग शामिल थे, कितने आरोपी बनाए गए हैं? देखिए, अभी तक पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि परिजनों का जो आरोप है कि हत्या पीट करके की गई है, क्योंकि सब पर भी जो है चोटों के निशान मिले हैं, उस आधार पर पीटने का आरोप लगाया जा रहा है। और पुलिस का कहना है कि अभी जांच पड़ताल की जा रही है। पूरे मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। जी, ये कब की है ये घटना?
देखिए, देर रात का ये मामला बताया जा रहा है और खेतिहर इलाके में इनका सब मिला है। ऐपुरा के निवासी राज दुलार थे, जिनके साथ ये खेतों में गए थे। खेत पर ही किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद इनकी हत्या कर दी गई और खेतिहर इलाके में ही इनका सब मिला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी के लिए। तो बदायूं में एक शख्स की हत्या कर दी गई है, पीट पीट कर उसी के साथियों पर जो है हत्या करने का आरोप लगा है। और वहीं रायबरेली में लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होते ही जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया। बता दें कि कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही सबसे पहले जिले भर में राजनीतिक दलों के होर्डिंग उतारे गए और बाद में जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर और एसपी अभिषेक अग्रवाल ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। बता दें कि रायबरेली लोकसभा का चुनाव 20 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर जिले भर में उड़न दस्तों के साथ सोशल मीडिया सेल को प्रभावी कर दिया गया है। और वहीं चुनावों की तारीख घोषित होने के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं महोबा लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी मृदुल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर मतदान कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई। बता दें कि डीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। साथ ही एसपी अपर्णा गुप्ता ने कहा चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे और इसकी पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। देखिए, इलेक्शन के कार्यक्रम के घोषित होने के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है और डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी विभिन्न टीम्स हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कराने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में जो आवश्यक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए कार्रवाइयाँ की जानी हैं, उसको करने के लिए हमारी सभी टीम्स लग गई हैं। डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में जो इलेक्शन है उसके लिए निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक 29 अप्रैल है। हमारे नाम निर्देशन दाखिल करने का अंतिम दिनांक 6 मई है। हमारे जो स्क्रूटनी की डेट है वो 7 मई डिसाइड हुई है और नाम वापसी के लिए अंतिम दिनांक 9 मई निर्धारित हुआ है। 5वें चरण में 20 मई को जनपद महोबा में वोट डाले जाएंगे। इसके तहत पिछले 3-4 महीने से लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वल्नरेबिलिटी मैपिंग की कार्रवाई 4 महीने से शुरू हो चुकी थी। VM1 की रिपोर्ट तैयार है। इसके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाइयाँ शुरू करते हुए VM2 और VM3 की रिपोर्ट जनरेट करते हुए क्रिटिकलिटी का फाइनल आकलन करते हुए तदनुसार इसमें हम लोग कार्रवाइयाँ करेंगे और साथ ही इसमें फोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे। जो फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान है वो हमारा रेडी हो चुका है और हमारे जितने भी सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं वे तय हो चुके हैं। हमने एक नई चीज़ ये की है कि जितने भी सेंटर्स हैं उनमें हमने ICPC इंचार्ज पोलिंग सेंटर नामित किए हैं, जो अपने उस सेंटर के लिए पूर्णतः रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिसमें 30 बिंदुओं में उनके द्वारा फॉर्म भरा जा रहा है, जिसके अंदर वहाँ जो कोई भी हिस्ट्री शीटर्स हैं या कोई भी ट्रबल मेकर्स हैं या कोई भी इस तरह की पूर्व में तनाव रहे हैं, सबका पंजीकरण वे कर रहे हैं और इस तरह से एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार हो रहा है, जिसका उच्चाधिकारियों द्वारा भी अवलोकन किया जा रहा है और कार्रवाइयाँ इसमें कराई जाएंगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए द वॉइस के साथ।